वो पहाड़ की बेटी थी जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन समाज के दरिंदों ने उसे जीने ना दिया। आखिर क्या गलती थी उसकी? आज देश की हर बेटी पूछ रही है हमसे कुछ सवाल। पेश है हमारी खास पेशकश। वो बहादुर थी, वो पहाड़ की बेटी थी। उसमें कुछ कर गुजरने का हौसला था। परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के बावजूद उसके पिता उसे कुछ बनाना चाहते थे और वो भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, जिसके लिए वो पूरी मेहनत भी कर रही थी। पर शायद वो लड़की थी और यही उसकी गलती थी। हमारे समाज में इंसानी खाल में छुपे कुछ भेड़ियों को शायद उसका लड़की होना रास नहीं आया। कुछ वहशी दरिंदे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक लड़की होकर उसमें इतना साहस कैसे है। वो कैसे अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का ख्वाब पाल सकती है, क्योंकि है तो वो एक लड़की। 9 फरवरी 2012 को जब वो बेटी ऑफिस से घर लौट रही थी, तब उसी के पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और हरियाणा ले जाकर उसके साथ गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए हैवानों ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जब युवती के परिजनों को इस बात का पता चला कि उनकी बेटी के साथ ये घिनौनी हरकत हुई है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ऊपर गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी बेटी से उन्हें उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाली बेटी उनके बीच नहीं थी। वो तो कुछ हैवानों की हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। पहाड़ की ये बेटी तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उसकी मौत हमसे सवाल पूछ रही है। क्या इस देश में लड़की होना कोई गुनाह है? क्या आजादी से अपने ख्वाबों को पूरा करने का सपना पालना कोई गुनाह है? क्यों कोई लड़की बेखौफ होकर काम नहीं कर सकती? आखिर क्यों इंसाफ पाने के लिए पीड़ित परिवार को लंबा इंतजार करना पड़ता है? और एक सवाल सबसे बड़ा जो हमारे सामने है, वो है कि आखिर कब रुकेगी देश में इस तरह की घटनाएं? सतीश के साथ चारू सरस्वती, रिपोर्टर 24/7 के लिए। तो आखिर कब मिलेगा इसको इंसाफ? तो आखिर किरण को इंसाफ की बात के लिए हमारे साथ यूकेडी नेता शिवचरण जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवचरण जी, आखिर किरण को कब तक इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जी, किरण नेगी के साथ जो ये इतनी जघन्य हत्याकांड हुआ, अपराध हुआ, इसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है जी। और किरण नेगी के साथ 2012 में, आज से मतलब फरवरी में ही 9 तारीख को जो ये कांड हुआ जी, उस आज तक जो है उसको न्याय नहीं मिल पाया है और ये घटना हमारे रोंगटे खड़े तो करती है। चलिए, शुक्रिया आपका। आखिर 2 सालों से न्याय नहीं मिल पाया, तो आखिर कब तक इंसाफ मिलेगा किरण को? तो किरण को इंसाफ के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गणेश रौतेला जी जुड़ चुके हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किरण को न्याय दिलाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ गणेश रौतेला जी। गणेश जी, आखिर 2 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक किरण को न्याय नहीं मिला है। क्या कुछ कर रही है सरकार? बदल गई दिल्ली की, अब तक आखिर न्याय क्यों नहीं मिल पाया है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब निर्भया के साथ हुआ उससे पहले ये मतलब ये कांड हो चुका था किरण नेगी का, और उस समय जो है मतलब दिल्ली में दूसरी सरकार थी, फिर उसके बाद दूसरी सरकार आ गई, सरकारें बदल गई और 3 बार ये कोर्ट में ये केस भी बदल गया। अब द्वारका कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि अब फैसला शायद 13 तारीख को आ जाए। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वाकई फांसी इस फैसले में मिलनी चाहिए उन आरोपियों को, उन 3 आरोपियों को? बिल्कुल, फांसी ही एकमात्र उसका मुझे लगता है सलूशन है, उसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। मौत के बदले मौत। जी, अनीता जी, वाकई अब जिस तरीके से रौतेला जी बता रहे कि 13 तारीख को फैसला आना है, तो अगर खुदा न खास्ता फांसी नहीं होती तो फिर आप लोग आंदोलन को कितना उग्र करेंगे, कितना तेज करेंगे? सर, हम तो अगर उनको फांसी नहीं हुई तो हम कानून को बता देंगे कि हम भी क्या चीज़ है।
और हम चाहते हैं कि उनको, उन दरिंदों को बीच रोड में खड़ा होकर उनका एक एक पार्ट काट के, उनके हाथ पैर दोनों काट के उनको ऐसा तड़पाया जाए जैसे भीख मांगने के लायक भी ना। वो जीने के लिए तो क्या, मरने के लिए भी भीख मांगे, अगले जन्म लेने के लिए भी उनकी माँ 10 बार सोचे कि मैं अपने किस बच्चे को जन्म दिया है मैंने, कि जो इस कपूत बच्चे को जन्म देके मैंने एक लड़की की, उसने इतनी दरिंदगी से कि इतनी हत्या की गई है। क्या उनके घर में भी माँ बहन बेटी नहीं थी? क्या वो एक माँ से पैदा नहीं हुआ था? कुंवर सिंह नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पीड़ित के पिता हैं। कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से आप शुरू में बता रहे थे कि पुलिस की जिस तरीके से लापरवाही देखी गई, पुलिस की लापरवाही की वजह से 5 दिनों तक आखिर किरण का कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस को कितना जिम्मेदार मान रहे हैं आप? पुलिस ने हमारे साथ में क्या किया है उस टाइम हम ही को पता है। हमारी लड़की को ढूंढने की बजाय वो हम ही पे जो है लाठी चार्ज पे उतरने के लिए आ गए, जिस कारण जो है कि उन्होंने बाहर से फोर्स भी मंगा ली वहाँ पे। और अगर इस केस को उस टाइम मीडिया में उछाला जाता तो शायद इसमें जन जागृति होती, और हो सकता है कि जो दामनी का 16 दिसंबर का हुआ था वो नहीं होता जी। तो इसको जो है मीडिया से दबाया गया है। ये सारी जो है कि कैसे दबाया, क्यों दबाया है, प्रशासन ने किस बेस पर दबाया, इस चीज़ को हम नहीं समझ सके। उस टाइम वहाँ पे कम से कम 25 गाड़ी मीडिया की थी, 25 चैनल थे, लेकिन इसको दबा दिया गया है जी। हरिपाल रावत जी, जिस तरीके से मुकदमों को इस तरीके से लटकाना भी एक अपने आप में देखा जाए कि बलात्कार की वृद्धि करता है, उसको जिस तरीके से ये पीड़ित हैं, 2 सालों से परेशान है, तो कहीं ना कहीं उस बलात्कार के वक्त को और बढ़ा रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, जहाँ तक सबक का सवाल है, हमारा प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है जी। अगर ये किरण नेगी का केस फास्ट ट्रैक से आ चुका होता जी, तो और उसमें हमने अच्छा सबक इस समाज को सिखा दिया होता है, इस घिनौने हरकत करने वाले लोगों को सिखा दिया होता, तो शायद दामनी वाला केस ना होता जी। और अगर दामनी वाला केस में हमने और मजबूती दिखाई होती तो शायद उसके बाद जितने सैकड़ों बलात्कार हुए ये नहीं होता। लेकिन हमारा शासन प्रशासन उस दिन तक तो एक्टिव रहता है, उसके केस के 2-4-10 दिन तक तो एक्टिव रहता है, उसके बाद फिर वैसी की वैसी घटना होती है। ये तो वो घटना है जो मीडिया के सामने आ चुकी है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं जो मीडिया के पास नहीं आती है। वो गरीब परिवार मीडिया के या पुलिस तक जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह कुंवर सिंह नेगी जी ने बताया कि पुलिस ने किस तरह उनके साथ व्यवहार किया, उन्हीं को उल्टे शक में रखा कि आपकी बेटी कहीं चली गई होगी, और किस तरह लाठीचार्ज किया जब जनता ये दबाव बना रही थी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और ये गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, ये हत्यारे घूम रहे हैं, लोगों को धमकाते हुए घूम रहे हैं। उस वक्त में पुलिस का जो रवैया था बड़ा उदासीन था। तो सबसे पहले मेरी ये मांग भी रहेगी, साथ साथ इनके बलात्कारियों को फांसी तो दी जाए, लेकिन साथ साथ ऐसे जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी केस चलाया जाए कि जो जनता को उल्टे जनता को हरास करते हैं, और इनको तुरंत इनकी नौकरियों से बर्खास्त करके इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए, ताकि हम लोग पूरे समाज को और प्रशासन को, शासन को ये दिखा सकें कि अगर आपने अपनी ड्यूटी सही समय पे नहीं की, सही तरह से नहीं की, तो आपका हर्ष भी वही होगा जो दूसरे ऑफिसरों का होता है। कल जंतर मंतर पर उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपना दुख कुछ इस तरीके से बयान किया। आज हम दिल्ली में बसे हुए सारे उत्तराखंडी और अन्य भाई बहन यहाँ पे आए हैं। किरण नेगी जिसे हम दूसरी दामिनी कह रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत लंबे समय से उसको न्याय की प्रतीक्षा में हैं, उसके परिवार वाले भी और सारे समाज के लोग भी। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है उसके बलात्कारियों को और उसके हत्यारों को, जिन्होंने उसकी बड़ी निर्मम हत्या की, उसके साथ गैंग रेप किया, उनको आज तक सज़ा नहीं हो पाई है। जबकि जो दामिनी थी नंबर 1 जिसे बोल सकते हैं हम, उसको बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनको उनके मुकाम तक पहुंचा दिया गया, उनको उनके करने की सज़ा मिल गई। लेकिन किरण नेगी का परिवार आज भी प्रतीक्षा में है, उसको न्याय की प्रतीक्षा में है। हमारा सारा समाज न्याय की प्रतीक्षा में है। सारे संवेदनशील लोग, जो इस देश के सारे संवेदनशील लोग हैं इन मुद्दों पर, वो सारे
आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन हत्यारों को सज़ा मिलेगी, कब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसी मांग को लेके सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश और उसका ध्यान, न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश है ये हम सब लोगों की, कि न्यायालय इस बारे में शीघ्र निर्णय ले और उसको न्याय मिले, उस किरण नेगी को न्याय मिले, उस दूसरी दामिनी को न्याय मिले। आखिर कब किरण को इंसाफ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका और आखिर अब किरण को इंसाफ कब मिलेगा? इस पर हमारे साथ इस वक्त एसएस रावत यूकेडी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश सचिव मौजूद हैं। एसएस रावत जी, आखिर किरण को इंसाफ कब तक मिल पाएगा? सर, इस बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है जी। 2 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है और ऐसे में कोर्ट से 3 बार जिस तरीके से ट्रायल भी हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो हम तो इस बारे में उत्तराखंड क्रांति दल का जितना भी सपोर्ट किए कुंवर सिंह नेगी जी को, जो किरण नेगी के पिताजी है, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर टाइम 24 आवर्स जब वो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की मदद चाहेंगे, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसएस रावत जी। तो आप मदद के लिए तैयार है, पूरा उत्तराखंड मदद के लिए तैयार है, पूरा देश किरण की मदद के लिए तैयार है। हमारे साथ गणेश रौतेला जी। गणेश रौतेला जी, जिस तरीके से अभी पीड़ित के पिता ने बताया कि पुलिस वालों ने किस तरीके से उन पर ही एक तरीके से दबाव बनाना शुरू किया कि आपकी बेटी कहीं चली गई, तो क्या पुलिस की लापरवाही कितनी मान रहे हैं आप? इसमें मतलब 100% जो लापरवाही है वो सिर्फ पुलिस की और प्रशासन की ही है। देखिए कितना दुर्भाग्य है हमारा जी कि एक तरफ हम कहते हैं कि मतलब देखिए हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं दिल्ली के जी कि भाई दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है वो मेरे अधीन नहीं है जी, और दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली पुलिस हमारी है जी। इन दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? आम जनता, आवाम जी, आवाम है जी जी बिल्कुल। अब देखिए एक तरफ जो है पीड़िता के पिता और जो साथी हैं उनके पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन जी, और उनसे मांग की जाती है कि आप गाड़ी लेके आइए, हमारे पास गाड़ी नहीं है जी। ये गृह मंत्रालय का काम था कि उनको मतलब हमें क्यों नहीं मॉडर्नाइज पुलिस देते हैं जी, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं किया गया? आप सिक्योरिटी पे तो जो है 4-4 जिप्सियां और 4-4 एम्बेसडर लगा देते हैं जी, और प्रशासन जो है उस गली मोहल्ले में कभी आया नहीं जी, वहाँ मतलब स्ट्रीट लाइटें नहीं है जी है, और पुलिस बोलती है हमारे पास फोन नहीं है, हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है जी। ये मतलब किस कोई गरीब राज्य बोलता है उसकी पुलिस बोलती है तो हमें समझ में आती है जी। अनीता जी, आपसे भी यही सवाल, क्या वाकई पुलिस प्रशासन की सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में लापरवाही है? सर, सारी लापरवाही पुलिस की रही। अगर चाहते तो लड़की 3 दिन तक जिंदा थी जी, और चाहते तो ये बचा सकते थे, पर इन्होंने कोई कोशिश नहीं की इसको बचाने की। जिसमें एसएचओ संदीप गुप्ता जी हैं जी, उन्होंने कोई इसको सोचा कि लड़की घर से भाग गई होगी जी, या अपने माँ बाप को धोखा दे रही है। और जब भी हमारा पहला दरवाजा जो होता है वो दिल्ली पुलिस के लिए ही होता है, हम उन्हीं के दरवाजा खटखटाते हैं, ना कि कोर्ट का जी, तो वही हमें भटकाती है रास्ता और इधर से उधर भटकाती है, ताकि हम घर चले जाएं थक के और अपनी एफआईआर ना करवाएं, और ताकि इनका नाम गंदा ना हो। सबसे पहले तो मैं संदीप गुप्ता की नौकरी ही उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? मैं उनके इस 13 तारीख को फैसला अगर नहीं आया तो मैं तो भूख हड़ताल पे बैठने वाली जंतर मंतर पे, और अगर फैसला आने के बाद भी मैं संदीप गुप्ता जी की नौकरी खा लूंगी। इतना मुझे पता है कि क्योंकि जब तक इनकी घर के आर्थिक स्थिति इनकी खराब नहीं होगी तब तक ये कानून प्रशासन को नहीं समझ पाएंगे जी। हरिपाल रावत जी, जिस तरीके से एक सीधे सीधे पुलिस अधिकारी पर इस तरीके का गंभीर आरोप है कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से इस तरीके का पूरा मामला है, 3 दिनों तक वो पीड़ित जिंदा थी, अगर चाहती पुलिस तो उसे बचा सकती थी जी, तो कैसे देख रहे हैं पुलिस की इस कार्यप्रणाली को? पुलिस का रवैया तो कभी भी जनपक्षी रहा नहीं जी, और हमारे जो पुलिस के कानून है 1947 से बने हुए हैं, उन कानूनों पे जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल के लिए एक हथियार बनाया था, वो हथियार अभी तक चला रहा है। ये लोग मात्र उन लोगों की पैरवी करते हैं जहाँ से इनको कोई लाभ, आर्थिक लाभ, सामाजिक या राजनीतिक लाभ मिल रहा हो, उन लोगों की ये पैरवी करते हैं। जिन परिवारों के साथ ये गुजरता है उनकी जाकर के थानों में आप स्थिति जाके देखें कि थानों में किस तरह से बर्ताव किया जाता है,
एक शरीफ परिवार थाने में जाने से डरता है जी। वो अपनी बेइज्जती से डरता है कि ये लोग किस तरह से बेइज्जती वहाँ पे करते हैं। पिछले कुछ समय से पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष था। पुलिस ने कोशिश की, पूरे प्रशासन ने, देश ने पूरी कोशिश की, सरकार ने कोशिश की उनको सुधारा जाए, लेकिन उनमें कोई सुधार फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। और सैकड़ों केस ऐसे हैं जिनको वापस कोर्ट भेज दिया जाता है। जैसे हमारी बहन गुप्ता जी ने भी कहा है, वो बात रखी है कि अगर वो SHO चाहता ही तो उस दिन इस केस को संभाला जा सकता था और एक सबक बनाया जा सकता था। वो 3 दिन तक इन लोगों को घुमाए रखा और 3 दिन बाद भी जनता के आक्रोश के बाद FIR लिखी गई। अगर वो 3 दिन तक उस बेटी को जिस तरह हाई प्रोफाइल पहले इससे केस हुए वो ट्रीटमेंट दिया जाता तो शायद उसको बचाया जा सकता था और सबक दिया जा सकता था। कुंवर सिंह नेगी जी, पुलिस ने कार्रवाई कब शुरू की? आखिर 3 दिन बाद जब आपकी बेटी जिंदा थी और पुलिस की इस तरीके की लापरवाही, तो पुलिस ने आखिर उन आरोपियों को गिरफ्तार कब किया? कितना लंबा वक्त बीत जाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की? देखिए, मुझे तो पता नहीं है कि पुलिस ने, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस पे स्पेशल सेल लगाया गया था जो कि उन्होंने उनके जरिए से ये मुलजिम गिरफ्तार हुए। मुलजिम जब गिरफ्तार हुए तो मुलजिमों से जब कड़ी सख्ताई से पूछा तो उन्होंने जो है कि डेड बॉडी जिस जगह डाल रखी थी, जिस जगह लड़की को मारा गया है, जिस खेत में, वहाँ जो है कि मुलजिम पुलिस स्पेशल सेल को लेके गई है जी। अच्छा, एक गणेश जी, क्या वाकई में ऐसा होता है क्या कि इस तरीके के मामले जब तक मीडिया में होते हैं तब तक पुलिस कार्रवाई करती है और जब मीडिया की नजर हट जाती है तो क्या पुलिस प्रशासन पूरी लापरवाही बरतता है? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि पुलिस और प्रशासन तब तक काम करते हैं जब तक मीडिया उस चीज को उछाले रखती है या उसको सुर्खियों पे रखती है। जैसे ही आप उसको सुर्खियों से हटा दीजिए और उसके बाद एकदम ठंडा पड़ जाता है मामला। बिल्कुल सही है जी। अनीता जी, दिल्ली सरकार से आप लोगों की बात हुई होगी, तो अरविंद केजरीवाल की नई सरकार है, महिलाओं के लिए काफी सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके का आश्वासन मिला अरविंद केजरीवाल की ओर से? हमें तो अभी तक कोई सुरक्षा का आश्वासन मिला ही नहीं है, क्योंकि वो जब से आए हैं उसके बाद भी रेप हो ही जा रहे हैं जी। रेप में तो कहीं रोक है ही नहीं जी। पहले भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं और ये होते रहेंगे जब तक ये प्रशासन नहीं बदलेगा, जब तक इनको चौराहे पे नहीं मारा जाएगा और इनको सख्त से सख्त कानून की, इनको सजा नहीं मिलेगी फांसी की, और इनके जब तक इनको पब्लिक के हवाले नहीं किया जाएगा जब तक इनको सबक नहीं मिल सकता। और ये मैं जनता से भी यही अपील करती हूँ कि 13 तारीख को जितने से ज़्यादा लोग पब्लिक आ सके कोर्ट में आइए और उस दिन प्रशासन का रोल देखिए कि वो हमारे साथ क्या सलूक करेगी अगर हमें हमारे हक का न्याय नहीं मिलेगा तो। गणेश जी, जिस तरीके से लगातार आप लोग बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, तो क्या इन लोगों की तरफ से ऐसा लगता है कि इंसाफ अब मिलने वाला है? देखिए, बड़े नेताओं की जहां तक बात है, अभी तक हमारा किसी ने साथ नहीं दिया है। बड़ी खुशी की बात होगी, मतलब हम मानते हैं कि एतवार को ही हरीश रावत जी से मुलाकात हुई और उन्होंने तुरंत जो है 7 लाख रुपए का चेक देके बोला। तो क्या सिर्फ सहयोग राशि दे देने से ही सब कुछ हो जाता है क्या? नहीं, मतलब मैं मानता हूं कि ये एक आर्थिक सहायता है और कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि इस समय, ऐसे समय में जो है आदमी अपने लोगों को ही ढूंढता है जी। वो जो कि हमें मिला भी और मिल भी रहा है, पब्लिक का काफी सपोर्ट है, लेकिन जहां तक नेताओं की बात है वहां पे कोई नहीं, सिर्फ अपने ही लोग हैं और कोई नहीं है जी जी। हरिपाल जी, जिस तरीके से वाकई हरीश रावत ने 7 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो क्या वाकई ऐसी सहयोग राशि से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? ये सवाल ठीक का नहीं है। सवाल ये है कि अभी फौरी तौर पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास कुछ संसाधन नहीं था और जनता से चंदे के नाम पर लड़ाई लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, वो हो नहीं सकता था। इसलिए हम लोगों ने, चूंकि ये माननीय हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, बहुत कम समय हुआ था, 5वां या 6ठा दिन था, तो हमने उनको जाके बताया कि दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम ये हो रहा है और हमारे जो पहले अनाउंसमेंट हुई थी वो पैसा भी नहीं पहुंचा, लोगों में वो भी आक्रोश है। और जब उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से ये चेक मेरी तरफ से 2 लाख और इसमें सबमिट करके 7 लाख का चेक उन्होंने मेरे पास भिजवाया, हम लोग लेकर के इस चेक को गए। साथ में उन्होंने ये भी कहा, चूंकि ये सीधा उत्तराखंड प्रदेश का केस नहीं है, इसमें हम लोग पार्टी नहीं है,
तो इसलिए बहुत सीधा तो हम लोग इस केस को नहीं लड़ सकते, लेकिन उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो मददें होंगी, व्यक्तिगत मदद होगी, वो मदद हम लोग यहाँ पे करेंगे। और हम लोगों ने कई और भी एनजीओ से बात किया। हम लोगों ने एक हंस फाउंडेशन है दिल्ली में, भोले जी महाराज, माता मंगला जी उसको चलाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि 4,000 रुपये महीने की हम लोग पेंशन जब तक ये परिवार जिंदा है इस परिवार के लिए लगातार बांटेंगे। तो इस तरह हम लोग उन लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं कि जो लोग इस लड़ाई में हमें मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इस परिवार को खड़े होने के लिए एक सहयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए है। इससे कोई न्याय नहीं मिलने वाला इस पैसे से, लेकिन इससे मजबूती जरूर मिलेगी न्याय प्राप्त की। बिल्कुल, रिपोर्टर 24/7 भी आप लोगों के इस न्याय के साथ बिल्कुल खड़ा। अनीता जी, कब ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, कैसे कैसे इसमें हर सीढ़ी किस दर कदम कदम बढ़ती रही इस केस में? सर ये केस जनवरी 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, जब निर्भया केस का हुआ था 2016 तारीख को दिसंबर में। तो उसके बाद इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, उसके बाद इनका भी उसी कोर्ट में गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। पर नाम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, और जो इसकी मतलब जो कर रखा था इसके लिए वो बहुत स्लो चल रहा था। जब इनके फादर से मैं जंतर मंतर पे मिली तो इनके फादर ने बताया कि मैं हेयरिंग पे तो जाता हूँ पर सिर्फ तारीख लेने के लिए, कोर्ट के बाहर में बैठा रहता हूँ, तारीख लेने जाता हूँ और बाकी कुछ नहीं। या बराबर में जो पीए का रूम होता था उससे तारीख लेके आते हैं। और अंदर का जो हाल इन्होंने बताया सेम वैसे था। मुजरिम जहाँ पे वकील और बाकी जो आते हैं लोग वहाँ पे बैठते हैं, वो वहाँ पे मुजरिम लोग बैठे हुए थे और बाहर आके मैंने देखा वही सिस्टम था सेम। फिर मैंने अगले जब हियरिंग आई उस टाइम मैंने धरना दिया 50-60 औरतों के साथ जो छावला कॉलोनी की लेडीज हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए। कुंवर सिंह नेगी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद भी कितनी ढिलाई बरती जाती है? कितना आपको लगता है कि कितना वक्त, कितना लंबा वक्त लग गया? उसमें भी 9 महीने लग गए। 9 महीने में भी अभी तक मतलब अभी तारीख पे तारीख दी जा रही है। हमें भी नहीं लग रहा कि अभी 13 तारीख को ही फैसला मिल सकता है, पर हमें जहाँ तक विश्वास है कि मिल जाएगा, पर मुझे लग रहा है कहीं आगे की डेट ना दी जाए। तो अनीता जी, एक बार कुंवर सिंह नेगी जी से भी जान लेते हैं। कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद ये मामला, आपको क्या लगता है कि कुछ तेजी आई है कि नहीं इस मामले में सुनवाई में? हाँ जी, इसमें ये दामनी केस होने के बाद फास्ट ट्रैक में आया, जैसे द्वारिका में फास्ट ट्रैक कोर्ट खुला, लेकिन फास्ट ट्रैक में इतना स्लो चला कि फास्ट ट्रैक में साल भर हो गया। इसको तेजी आई है, जो कोर्ट की जो तारीख है उसमें तेजी, जब बहन अनीता गुप्ता ने कोर्ट में जो है धरना प्रदर्शन किया है और हेयरिंग में जो है कि प्रत्येक उसमें डेट में वहाँ मतलब जो है कि वो हुआ है, उसमें फिर हमें जो है कि महीने में जो है कुंवर सिंह जी, आपको थोड़ी देर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हरिद्वार से जगदीश मौजूद है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका कुछ क्या कहना है? जगदीश बताएं, क्या कुछ कहना है आपका? किरण को कब तक इंसाफ मिलेगा, इस बारे में क्या कुछ कहना है आपको? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताएं जगदीश जी। पक्ष से मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन एक बात दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि देश भर के अंदर लगातार जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं आए दिन, क्या दिल्ली में ले लीजिए प्रतिदिन, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ले लीजिए, हमारी उत्तराखंड की ये बेटी थी निर्भया, कह सकते हैं हम कि 2 वर्ष हो रहे हैं इसको 9 तारीख को, और बड़ा अच्छा आपने ये डिबेट का कार्यक्रम रखा। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बलात्कार को लेकर के हमेशा पुलिस का रवैया झूल-मूल रहता है और आमतौर पर पीड़ित पक्ष को ही प्रताड़ित किया जाता है। लड़की के दोष गिनाए जाते हैं कि उसका किसी से लव अफेयर रहा होगा या वो किसी के साथ भाग गई होगी, तो इस तरीके से वो कोई मदद नहीं करते हैं। अभी हरिद्वार जनपद में ही फेरूपुर के अंदर चलिए जगदीश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। तो हरिद्वार से आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश जी हमारे साथ जुड़े थे और काफी किरण के इंसाफ के लिए अपनी बात रख रहे थे। अब वक्त समाप्त हो रहा है, इस चर्चा को यहीं खत्म करें। हरिपाल जी, जिस तरीके से काफी लंबा वक्त बीत गया, आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो
पुलिस को इस चीज़ के लिए नई तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि एक आम जनता को किस तरह उसके साथ बिहेव होना चाहिए। दूसरा, प्रशासन को ऐसे मजबूत कानूनों को, हालांकि दामनी केस के बाद जो फास्ट ट्रैक बनी उसमें काफ़ी मजबूती से जो रिपोर्ट बनाई है, जो अब नए कानून बनाए बहुत मजबूत है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत चाहिए। संक्षेप में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी शब्द अपने हमारे माध्यम से कहना चाहें दर्शकों को? मैं चाहती हूँ कि इस केस को मद्देनजर रखते हुए कि ये इस पे फांसी हो जी, और आगे ऐसा कानून बना दिया जाए कि ना कोई लड़की इसके बलि चढ़े और ना ही कोई माँ बहन इस चीज की शिकार हो जी। गणेश रौतेला जी, आपका आखिरी कमेंट, क्या कुछ चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये चाहूंगा कि हमें समाज को जो है जागृत करने की जरूरत है, और स्त्री को हम अपने घर से ही जो है अपने बच्चों को जो है नारी का सम्मान और बचपन से ही सिखाने की जरूरत है। इसके अलावा जो है पुलिस को भी जो है एक मानवीय चेहरा के साथ जो है पीड़ित परिवार को देखना चाहिए, मैं ये चाहूंगा जी। कुंवर सिंह नेगी जी, आपका क्या कुछ कहना है अपनी बेटी किरण के इंसाफ के लिए, बहुत थोड़े शब्दों में? मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं जी, इनको जो है कि फांसी का ऑर्डर तो दे देते हैं, लेकिन फांसी होती नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अगर इनको फांसी का ऑर्डर ना दे के जनता के हवाले या जनता के पब्लिक के बीच में इनको फांसी दिया जाए। जी जी, बिल्कुल आपका दर्द हम समझ सकते हैं, आपका दर्द कुंवर सिंह नेगी जी हम समझ सकते हैं कि वाकई जो दर्द एक पिता का होगा वो दर्द समझ सकते हैं। अब चर्चा को हमें यहीं समाप्त करनी होगी। हम लगातार किरण के साथ खड़े, रिपोर्टर 24/7 लगातार किरण के साथ बना हुआ है। किरण को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम पुरजोर तरीके से किरण को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई ऐसी जरूरत हो तो रिपोर्टर 24/7 आपके साथ हमेशा खड़ा है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।